तो ठीक है, फिर मैं शुरुआत करता हूँ गणेश जी। जी सर। हाँ हाँ, ठीक है, आप सब शुरू लोग जुड़ कीजिए। चुके हैं ना? हाँ, ठीक है फिर। तो आप सभी को नमस्कार। और दरअसल हमने कल ही डिसाइड किया है कि ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है, इस पर एक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, यह असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनाने का एक सर्वोच्च एग्जाम, सर्वोच्च परीक्षा मानी जाती है। और इस पर काफ़ी उम्मीदों के बाद विद्यार्थी इस पर अपीयर होते हैं और एग्जाम देते हैं। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, इसको कई समयों में सरकारों ने अपने हिसाब से बदला। जैसे कि पहले इसका जो पेपर है वो यूजीसी के द्वारा होता था, रिटन में होता था, लिखित में। फिर इसका कुछ समय के बाद में अ, 3 पेपर इस पर कंडक्ट होते थे, सीबीएसई को दिया गया। और उसके बाद में एनटीए के द्वारा ये इस एनटीए को ये जिम्मेदारी दी गई कि पूरे पारदर्शिता के साथ में ये परीक्षा आयोजित हो। एंड आई थिंक some scholars had joined from the South India, so no problem. I will be speak some sentences in English. तो उसके बाद में यूजीसी जो एनटीए है, कुछ समय तक इस परीक्षा को कंडक्ट कराए। और विगत दो वर्षों से हम देख रहे हैं कि कहीं पेपर लीक की, कहीं विभिन्न प्रकार की समस्याएं घटित हो रही हैं। और उस पर कोई बहुत बड़ी भारतीय शोधार्थियों के द्वारा कोई चर्चा नहीं की गई अभी तक। और मेरी समझ में अभी जो पूर्वोत्तर परीक्षा हुई है, अभी उस पर इतनी बहस ना हुई होती तो शायद इस पेपर में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा ना कर रहे होते। वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन भारतीय शोधार्थी परिषद के द्वारा हमने यह एक विचार बनाया कि इस पर एक चर्चा होनी चाहिए, और जो कि शोधार्थियों के हित में हो और भारतीय शोध के हित में हो। तो इस पर आप विभिन्न विश्वविद्यालयों से यहाँ पर शोधार्थी जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा उनका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे पास हमारे दिनेश भाई हैं, आप आईआरएसए के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। जेएनयू से हैं, गणेशी लाल जी हैं जेएनयू से, नैना प्रसाद वर्धा से हैं। और हमारे साथ रंजना यादव हैं, जो कि काशी विद्यापीठ से हैं। चंद्रभाल तिवारी हैं, आप भी मेंबर हैं आईआरएसए के। प्रोफेसर सुनीता मैडम हैं, आप बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। दुर्गा साहू जी हैं। और इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट और वो लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ की परीक्षाएं दी है। तो रोहित कामले हैं, श्रीन है, तो अमन गुप्ता हैं। तो इस पर हम शुरुआत करें, इससे पहले मैं सबसे पहले गणेशी लाल जी से पूछना चाहूँगा कि गणेशी लाल जी, जब हम लोगों ने यह परीक्षा दी और उसके बाद में जो लगातार पहले जो होता था, हम लोगों के एक विचार एक मन में यह बैठा होता था कि जैसे कि यूजीसी नेट का पेपर यदि किसी विद्यार्थी का निकल वो उसका एंट्रेंस क्वालिफाई हो रहा है, पेपर क्वालिफाई हो रहा है, तो यह मान लिया जाता था कि वह विद्यार्थी या शोधार्थी अपने विषय में पारंगत है और उसको अपने विषय की एक अच्छी समझ है। और एक ऐसा एक धारणा बन गई थी कि यदि यूजीसी नेट का जो पेपर है, उसमें यदि किसी को नकल भी कराई जाए तो ऐसे क्वेश्चंस आते थे, उस ऐसे उसके प्रश्न पत्र आते थे कि विद्यार्थी उसमें यदि पढ़ा पढ़ा हुआ नहीं है, उसको विषय की अच्छी समझ नहीं है, तो बहुत अच्छा नहीं कर सकता था। अब ये पेपर लीक की या विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं या गतिविधियां चल रही हैं, इसमें विद्यार्थियों का क्या नुकसान होगा, और आने वाले समय में जो एनटीए की विश्वसनीयता है, इस पर क्या सवाल खड़े होंगे। क्या विद्यार्थी परिश्रम के साथ आगे इस परीक्षा में भी मेहनत करेंगे? तो इस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ।
हाँ विकास जी देखिए, हमें ये लगता है, एक तो ये है कि 2017 तक सभी विश्वविद्यालय और यूजीसी नेट की परीक्षा यूजीसी खुद कराता था, और जितने एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं विश्वविद्यालयों के, चाहे वो यूजी के हों, पीजी के हों या पीएचडी के हों, वो सभी विश्वविद्यालय अपने अपने अलग अलग कंडक्ट कराते थे। नवंबर 2017 में एनटीए का गठन होता है, और एनटीए को बहुत सारी परीक्षाएं सौंप दी जाती हैं, यूजीसी नेट से लेकर नीट से लेकर के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, या उसके बाद सीयूईटी जैसे बाद में इन्होंने शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें। तो लेकिन शुरुआत में देखा गया कि 2019 तक जो परीक्षाएं, लॉकडाउन के पहले तक जो परीक्षाएं हुई, वो काफ़ी ठीक ठाक समय से होती थी। जैसे जून और दिसंबर में परीक्षाएं कराने का इनका नियम होता है, तो वो समय से परीक्षाएं हो जाती थी और विद्यार्थी उसी अनुसार तैयार होता था, तैयारी अपनी करता था। अब लॉकडाउन से ये समस्या शुरू हुई। लॉकडाउन में तो ये कहा गया कि चलिए लॉकडाउन की समस्या है, कोरोना की अपनी एक समस्या थी, इसलिए वो 1 आध साल तक लगभग चला। लेकिन उसके बाद देखा गया कि ये अनियमितता लगातार जारी रही और आज तक वो ख़त्म नहीं हुई एनटीए के उससे। तो इससे एक समस्या ये होगी कि जो विद्यार्थी जैसे जो तैयारी करके अभी इसी बार जिन लोगों ने पेपर दिया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी एज ख़त्म हो गई होगी जेआरएफ की, बहुत सारे लोग होंगे जिनको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा जल्दी। तो इस तरह की ऐसी समस्याएं हैं जो दोबारा अगर पेपर होता भी है तो वो लोग पेपर नहीं दे पाएंगे, उनके लिए देने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। जो पहले से नेट है तो जेआरएफ के लिए दे रहे हैं, उनकी एज ख़त्म हो गई है तो उनका कोई मतलब नहीं होगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जिनके लिए चुनौती होती है कि 2-3 बार से ज़्यादा या उससे ज़्यादा वो दे नहीं सकते हैं पेपर, उनकी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी होती है। तो उन लोगों के लिए समस्या ये होगी कि अब वो लोग पढ़ाई से ही वंचित हो जाएंगे। तो इस तरह की समस्याएं हम लोग देख रहे हैं। जी ठीक है, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए मैं धीरेश के पास जाना चाहूँगा। धीरेश, जैसे कि उन्होंने विद्यार्थियों के जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स डिफरेंट काइंड्स की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस पर गणेशी ने अपनी बातें रखी। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आखिर जब हम लोगों ने एनटीए की परीक्षा देखी तो हम लोगों ने जब 2017-18 के बाद में विभिन्न एजेंसियों को सरकार देती रही परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, आखिर कौन सी अब ऐसी एजेंसीज बनाई जाएं? क्या यह पेपर लीक का मामला जो है क्या ये एजेंसियों के द्वारा होता है, या जो सेंटर में पेपर जाते हैं वहां से होता है? तो इसमें एनटीए को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, सावधानियां करनी चाहिए, जिससे कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ वो पेपर करा सके, और सरकार को भी इस ओर क्या कदम उठाने चाहिए? तो नमस्ते विकास जी, और यहाँ पर सभी उपस्थित विद्वजनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो ये हर चीज में वनने कॉन्सेप्ट है, ये बहुत गलत है। 2017 के बाद जितने एग्जाम होते थे, मतलब पहले एमए का एग्जाम ज्यादातर यूनिवर्सिटी स्वायत्त संस्थाओं की तरफ खुद करवाती थी, डीयू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो। उसके बाद जो नेट का एग्जाम होता था वो यूजीसी करवाता था। और 2017 के बनने के बाद एमए, नेट, उसके बाद सीवीटी, पीएचडी, अब जब इतनी एजेंसी एक संस्था के पास हो जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे सही तरीके से सफलतापूर्वक करवा पाना उस संस्था के लिए भी मुश्किल है, और स्टूडेंट के लिए भी कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ये तो पेपर लीक की समस्या हो गई, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब से एनटीए ने लिया। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब भी एनटीए एग्जाम करवाता है, कोविड तो एक मतलब ऐसा एरा था कोविड का कि चलो ठीक है, उसमें एग्जाम डिले हुआ वो समझ में आता है। 2019 के बाद से 2020 में केवल एक टर्म हुआ, उसके बाद 2021 में, 2022 में, तो वो समझ में आता है कि ठीक है, कोविड पैंडेमिक में सभी लोगों के पास समस्या थी। लेकिन एनटीए का जो है कि एग्जाम डिले करता है, एडमिट कार्ड लगभग 1 या 2 दिन पहले आता है। अगर किसी स्टूडेंट का सेंटर दूर जाता है, जैसे मैं था, मेरा तो कानपुर गया, लेकिन अगर किसी का बनारस चला जाता है, लखनऊ चला जाता है, या कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में दे दिया, अब वो एक दिन नहीं कर पाता। कई स्टूडेंट ऐसे एमए के थे जो एग्जाम
के टाइम से पहले सेंटर पहुंच ही नहीं पाए। तो एक ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि एनटीए जो संस्था ही है, मुझे उसी में कमी लगती है कि एक संस्था को इतनी एजेंसीज देना ही गलत है। अब ये जो है, ये शिक्षा का जो ठेकाकरण है, शिक्षा का जो एक एजेंसी को ठेका दे दिया गया है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए, वो सरकार ने इसलिए किया है। तो यहाँ पर इसके लिए पूरी तरह से सबसे पहले तो इसके लिए जो विक्टिम है, वो क्या कहते हैं, जो दोषी है वो सरकार है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों वो शिक्षा का ठेकाकरण कर रही है, क्यों केवल एक संस्था को दे रही है। जब स्वायत्त संस्थाएं सफलतापूर्वक करा रही थी, यूजीसी सफलतापूर्वक 2 बार एग्जाम करा रहा था, जो स्टूडेंट का राइट था कि अगर एक बार नहीं हो पा रहा है तो उसका दोबारा हो जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा किया कि इन्होंने पीएचडी का एंट्रेंस हटा दिया यूनिवर्सिटी से। अब अगर किसी स्टूडेंट का 1 नंबर से, आधा नंबर से जेआरएफ रह जाता है, तो वो एंट्रेंस में मेहनत करके एडमिशन ले लेता है, उसका एज गैप नहीं होता, उसका टाइम बर्बाद नहीं जाता, फिर उसका जेआरएफ हो जाता है। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीएचडी एडमिशन के 2-3 महीने बाद जेआरएफ कर लिया। तो ये एक अब क्या कर दिया, जो इंटीग्रेटेड सिस्टम ये हर जगह कर रहे हैं कि पूरी यूनिवर्सिटीज को मर्ज करके सीवीटी करवा रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि एनटीए कैसे सुधरे। एनटीए अपने आप में नहीं सुधरेगा। मैं ये देखता हूँ कि 18 जून को एग्जाम होता है, 19 जून को तुरंत रद्द होने की सूचना आती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनको पहले से पता चल गया था। इतना जल्दी रद्द होने की सूचना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाती है कि कैसे तुरंत पता चल गया। तो ये पूरा सिस्टम के तहत काम हो रहा है। इसमें एनटीए अकेले दोषी नहीं है, इसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री, सरकार से लेकर सब दोषी है। और ये जानबूझकर ऐसा करते हैं। जब पेपर सीबीटी मोड में हुआ था तो उसको ओएमआर में किया, ओएमआर में करके वहां पर ज्यादा पेपर लीक की संभावना है। दूसरी बात यह है कि चाहे नीट का पेपर हो, नीट का पेपर में इतना बवाल हुआ, उसके बाद नेट में हुआ। हम रिसर्चर्स तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स 30-30 लाख में 25-25 सीटें खरीदेंगे, वो कैसे अच्छे डॉक्टर बनेंगे जो आगे देश के बेहतरी के लिए, देश के पेशेंट को अपनी सिंपैथी से वो इलाज कर पाएंगे। या जो रिसर्चर्स, ऐसे रिसर्चर आएंगे जो पेपर खरीद के नेट जेआरएफ करेंगे, उसके बाद वो प्रोफेसर बनेंगे, तो वो कैसे देश के एकेडमिक संस्थानों में अच्छा काम कर पाएंगे। तो बात यहाँ एनटीए को सुधारने की नहीं है। मुझे लग रहा है कि एक संस्था को इतनी एजेंसी देना ही गलत है। अगर इतनी एजेंसी होंगी तो वो सफलतापूर्वक नहीं करा पाएगा, चाहे आज हो या कल हो, क्योंकि इतनी एजेंसीज को एक साथ मैनेज करना, उनका एडमिट कार्ड से पहुंचाना, चीजों को एक एकेडमिक कैलेंडर में सेट करना कि उसी टाइम में वो नीट भी करवा रहा है, नेट भी करवा रहा है, सीवीटी भी करवा रहा है, अब कल को कैट भी दे देंगे, बीए एलएलबी भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, तो वो करवा पाना उसके लिए संभव नहीं है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हर यूनिवर्सिटी का पीएचडी के लिए कम से कम अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है, एक स्वायत्तता होती है। तो जो रिसर्चर, जो यूनिवर्सिटी जिस स्पेशलाइजेशन के लिए जानी जाती है, कम से कम वो एंट्रेंस कराएगी तो उसकी एक जो क्रेडिबिलिटी है वो बनी रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि जो स्वायत्त संस्थाएं करवा रही थी उनको करवाने देना चाहिए। नहीं तो एनटीए को मैनेज कर पाना मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में सही हो पाएगा। मेरी समझ में तो यही है। ओके ओके बाकी आप लोग अपने विचार रख सकते हैं। जी 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 धन्यवाद धीरेश। आगे हम लोग फिर से थैंक यू, थैंक यू। आपसे ओपिनियन लेंगे। सो टुडे वी हैव विद अस Srin Kumar. I think he has joined from the south. I don't know that he is from which university. So Srin, what is your opinion in this overall matter? Can you listen us, Srin? You have Yes, sir. I think you have Good sent morning, me sir. yeah, I think you have sent me message in my WhatsApp. So yes, you Yes, can yes. you can put your opinion. Yeah. Yes, sir. If Actually, as a research scholar, I am from South Indian, and actually, as a research scholar, we have studied. you can express your opinion in English, no problem. And if possible, so please open your video. If possible, then okay. No, no. Okay, sir. Okay, actually, as a research scholar, we have been struggling a lot. Actually, for every for the past 3 years, I'm at the final stage of my research. For the past 3 years, for every 6 months, I'm leaving my research work and I'm concentrating on the net exam. And it goes off like 1% and 2%. And last time it's and all, I lost by one question, and that is one question I have.
I was not able to clear the exam. So for every 6 months I'm concentrating on the leaving out my research and concentrating on the net exam, and like this it has passed 3 years. So it was very depressing for especially for research scholar. So my request to NTA is that they have what is the reason behind the 6% pass percentage. So they should increase the pass percentage of 6% to 10% if possible. And it is a kind request to NTA, because they have cancelled the exam without any, they would have cancelled the exam before conducting the exam. They would have postponed it. That's my opinion, sir. Is that possible to increase the pass percentage if everyone has give the opinion to NTA? Okay. I'm just asking as a doubt. Okay. Thank you, Srin. And I will be ask the next question after some time to you. Just I want to know about the depression and overburden of the student, कि कैसे उन पर रिसर्च के दौरान जिनका नेट या जेआरएफ नहीं होता उन पर ओवरबर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं प्रोफेसर सुनीता यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि सुनीता जी, जब विद्यार्थी किसी हर स्कॉलर्स का जब वो पीएचडी में एडमिशन लेता है उसका जेआरएफ नहीं होता, और एक्चुअली जो लास्ट टारगेट होता है वो सबका जेआरएफ होता है, वो रिसर्च के अंत तक सब लोग जेआरएफ देते रहते हैं, एग्जाम देते रहते हैं। अगर विद्यार्थी स्कॉलर्स उस समय तक एग्जाम देता है तो क्या उससे रिसर्च प्रभावित होता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर उस दौरान रिसर्च के दौरान किसी विद्यार्थी का स्कॉलर्स का अच्छा पेपर होता है और पेपर कैंसिल हो जाता है या लीक हो जाता है, तो फिर स्कॉलर्स किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करते हैं? क्या वो रियली में डिप्रेशन में जाते हैं? क्या वो उनके लिए वास्तव में समस्या की बात होती है? इस पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी सुनीता जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें। सर स्लाइड दिख रहे हैं आपको? हाँ, जी। ठीक है, ओके। Without wasting the time, we directly will come. Hello, myself Professor Sunita, being a research scholar from the DTHS College from Mumbai University and working simultaneously. अभी ये जो कल की अगर हम बात करें नेट के बारे में, तो सबसे पहले क्वेश्चन का सर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर करना चाहूँगी कि एक रिसर्च स्कॉलर इस उम्मीद के साथ में एनटीए का एग्जाम देता है कि बेसिकली एट द लास्ट मोमेंट ही विल गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स एंड साइमल्टेनियसली ही विल गोइंग टू गेट अ प्रमोशन इन देयर करियर। व्हाट इज द मेन पर्पस टू बी कंडक्टेड द एनईटी? क्या मेन पर्पस होता है? एट लास्ट यही सबको चाहिए कि आई विल बी क्वालिफाइंग देयर इज अ कैटेगरी, आई विल बी फिटिंग इनटू दिस कैटेगरी एंड साइमल्टेनियसली आई विल बिकमिंग अ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रिंसिपल, व्हाटएवर द डेजिग्नेशन विल बी असाइनिंग लेटर ऑन। सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो जिस एग्जाम के लिए हम बैठ रहे हैं, मेंटली हम प्रिपेयर होते हैं कि मैंने एग्जाम अटेम्प्ट करने का डिसीजन लिया है, आई विल बी क्वालिफाइंग। इवन आई एम डूइंग माई रिसर्च वर्क ऑल्सो, बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, मेरा इंटेंशन था कि मेरा जेआरएफ इस वक्त निकल जाएगा। मैं एनईटी का एग्जाम तो दे रही हूँ, साथ में अगर मेरा जेआरएफ निकला, आई विल बी अ मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन लाइक दिस। The problem is, as I gave the exams, I came from the examination hall and I was like कि चलो ठीक है इस बार निकल जाएगा। पेपर was quite easy compared to the last years। और रात होते होते नेक्स्ट डे मालूम पड़ता है कि पेपर क्या हो गया है, आपका एग्जाम ये जो है कैंसिल हो गया है। कहीं ना कहीं ये डिप्रेसिंग पॉइंट इसलिए था कि मैंने अपने रिसर्च वर्क को कुछ दिनों के लिए कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ और सिर्फ फोकस किया था एग्जाम को लेकर के। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेट का एग्जाम इट इज नॉट लाइक दैट वन डे टास्क, आई हैव डिसाइडेड टुडे टुमारो आई एम गोइंग टू गिव द एग्जाम्स एंड आई विल बी क्वालिफाइंग। जब अगर ये क्राइटेरिया इतना टफ रखते हैं क्वालिफाई होने का, तो व्हाई दिस काइंड ऑफ द मिस्टेक इट इज हैपनिंग? वी कैन नॉट टॉलरेट ऑल दिस थिंग्स। अगर हम हमारा 100% दे रहे हैं, we are giving, we are sincerely studying at the last moment, and we once the exams get completed, the next day we are coming, we came to know that the exam being cancelled.
ये जो ड्यूरेशन था 6 महीने का, कहीं ना कहीं मेरा रिसर्च वर्क क्या हुआ था, कॉम्प्रोमाइज हुआ था. I would have presented the paper, I would have attempted the paper, I would have attended the conference, seminar. ये सब कुछ मैंने सोचा था कि ये सब कुछ तो चलता रहेगा. सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी है यूजीसी नेट एग्जाम. तो ये मेरे लिए काफी डिप्रेसिंग फेज था. And yes, not me. I would like to show you all something on your screen which is there. This exams, as we all know, this is the basic that we all know that कल का जो matter हुआ है that CBI will going to investigate in detail. But yes, I am not talking about only one about my perception. It was of approximately 11 lakh people, 11 lakh 21,225 people who have registered for this exam. It is not only there are the exams which being conducted by the state, it is of the national level exams, and people were sincerely studying for this. And it is not a small number, this is the big number. 11 lakh 21,200 people were registered for this. If I talk about the male, there was the 4 lakh 85,000, and female 6 lakhs 35,587. सर एक बात आप खुद इमेजिन कीजिए, एक फीमेल के लिए खास करके उस दिन एग्जाम हो जिस दिन उनका कॉलेज हो, उनको वहां से सीएल भी ना मिले, उनको ये बोला जाए कि अगर आप ये ले रहे हैं इट विल बी ऑन योर ओन, इट विल बी गोइंग टू बी गेट डिडक्टेड इन योर सैलरी. Being a female, you have to manage your household, giving the time to your study. I am not talking about those who are homely. Basically, I am talking about today. This female का अगर रेशियो देखा जाए कंपेरेटिवली मेल, तो फीमेल ने ज्यादा रजिस्टर्ड किया था इस होप के साथ में कि शायद इस बार हमारा हो जाएगा. बट येस, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट टू टेल यू कि जैसे ही ये न्यूज आया, इट वाज अ वेरी, इवन माई सेल्फ आई डिडंट फील गुड अबाउट दिस. तो कहीं ना कहीं विकास सर, ये मेरे लिए डिप्रेसिंग फेज था. वो अगर ये एग्जाम वापस से अगर ये करवा रहे हैं, व्हाट अबाउट द एग्जाम विच वी हैड डन लेटर, अभी जो एग्जाम हमने किया है उसका क्या? अगर उस एग्जाम कंपेयर करें, ये जो आने वाला एग्जाम है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यूजीसी के इन्होंने ऐसा, एनटीए का इन्होंने बोला है कि वी विल बी कंडक्टिंग द सून एग्जाम इन फ्यूचर. We don't know the date, we don't know the criteria what they will be going to set out. But yes, ये जो अभी एग्जाम हुआ था, इसके लिए तो मेंटली वी वर स्ट्रांगली प्रिपेयर. अभी ये एग्जाम जो हम देंगे उसमें अगर फिर से I am not saying, but yes, if in future again it will be happening, then who is taking guarantee of this कि हम आपके इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, जैसा कि सर ने बोला, कहीं कहीं स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सेंटर खुद के स्टेशन नियर बाय एरिया में नहीं होता है, दे हैव टू रीच टू द वेरी फार 2 hours प्रायर. तो कहीं ना कहीं फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली वी आर वेरी अटैच टू दिस एग्जाम. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें डिस्टर्ब होती है. तो आई विल बी रेस्टिंग माई पॉइंट बाय सेइंग दिस कि कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम का कैंसलेशन हुआ है ये काफी बुरा था. एनटीए ने अपनी तरफ से काफी अच्छा बोला है कि इट इज जस्ट कुछ इंटीग्रिटी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. बट बिफोर टेकिंग द एग्जाम यू शुड कंसिडर दिस, नो, क्योंकि हम इस लेवल का एग्जाम सेट कर रहे हैं तो हमको एग्जाम का पैटर्न, ये जो लीक आउट होने के चांसेस हैं, ये सारी चीजें पहले आपने सेट करनी थी इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्सक्यूज आफ्टर कंक्लूजन. कहीं ना कहीं ये काफी बुरा है फॉर द रिसर्च, फॉर द स्टूडेंट एंड फॉर दोज हु वर ओनली फोकसिंग टू क्लियर देयर नेट एग्जाम. थैंक यू सर. ओके. थैंक यू मैम. आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और समझाई, और जो भी रैली में खास करके फीमेल वर्ग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उस पर आपने फोकस किया. और ये वास्तव में ये बात सही है कि अगर एनटीए रिकंडक्ट भी एग्ज़ाम कराता है, एग्ज़ाम दोबारा से होते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत करके अच्छे से पेपर दिया उनके साथ फिर कहाँ जस्टिस हुआ, उनके साथ क्या 1-2 महीना फिर से तैयारी के लिए देने पड़ेंगे. तो इस पर भी हम लोग अभी बात करेंगे. और हमारे साथ रंजना यादव हैं, तो मैं रंजना यादव के पास जाना चाहूँगा. इसके बाद में जस्ट मैं चंद्रभाल तिवारी जी से उनका ओपिनियन लूँगा जो कि अनअकैडमी में पढ़ाते भी हैं. तो रंजना जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रही हूँ. हाँ. रंजना जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर फ्यूचर में
ये जी एग्जाम रिकंडक्ट होता है या दोबारा से एनटीए के द्वारा कराया ही जाएगा? और यदि हाँ सीबीआई ने जांच किया, उस दौरान में यह पता चला कि पेपर लीक नहीं हुआ या हुआ भी, तो क्या उसमें अब हम्म किसी सेंटर को या किसी एक छोटे अध्यापक को दोषी मान करके और फिर रिकंडक्ट एग्जाम करा दिया जाता है? या फिर अगर मान हम्म लीजिए यूजीसी में वो कुछ अगर कार्रवाई करते हैं, उनको निलंबित करते हैं उनके मेंबर्स को, यूजीसी में जो मेंबर हैं या जो भी एनटीए से जुड़े हुए सदस्य हैं, तो अगर छोटे लोगों को हम्म कर दिया जाता है तो मेरी समझ में बहाना होगा। तो आपका इसमें क्या विचार है? हम्म। जी, ये छोटे-मोटे लोगों का वैसे काम नहीं है। ये कहीं न कहीं बड़े-बड़े लोगों के हाथ में है कि वो लोग पेपर लीक करवाते हैं, क्योंकि छोटे लोग नहीं करा पाएँगे, उन्हें एक डर होता है पकड़े जाने का, या उन्हें एक डर होता है कि मुझे निकाल दिया जाएगा। ये पहले से ही तय होता है कि पेपर कहाँ से कैसे पहुँचाना है। तो मेरा मानना है कि इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और एनटीए को जो इतनी ज़िम्मेदारी दे दी गई है कि सारे पेपर वही कराएँ, तो एनटीए तो लगातार अपनी विश्वसनीयता खो रही है। तो कहीं न कहीं उसके पे से ज़िम्मेदारी हटानी चाहिए, और एनटीए पे अगर एनटीए इतना पेपर लीक कराती है, अभी फिलहाल में हुआ नीट का पेपर, जो एनटीए ही लेता है, इतना हो हल्ला हुआ कि पेपर लीक, उसके बाद नेट का पेपर होता है। नेट का पेपर भी लीक हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके पहले तो अभी शोर हो ही रहा था, अभी वो शांत नहीं हुआ था नीट वाला मामला। फिर इधर नेट का आ जाता है, फिर तत्काल शाम तक पेपर होता है, फिर 5 बजे तक। उसके बाद फिर आता है कि दूसरे दिन तुरंत आता है पेपर लीक हो गया है, रद्द हो गया है। ये थोड़ा-सा समझ में नहीं आया कि अचानक से कैसे? अचानक से कैसे, इतना जल्दी तो नहीं होता है। कहीं न कहीं इनको चीज़ें पता थी और इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, या तो मुझे जहाँ जैसा लगता है कि ये लोग पेपर टालना चाह रहे होंगे, नहीं जो भी है अपने हिसाब से इन्होंने पेपर लिया, फिर उसको टाल दिया, लीक करवाया। तो इसमें छोटे-मोटे लोगों को हटाने से कुछ नहीं होगा, इस पे इनको ध्यान देना होगा, और कहाँ से लीक हो रहा है, कहाँ से गड़बड़ी हो रहा है, सारे पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? अगर सिस्टम में बैठे लोग बड़े सिस्टम में बैठे लोग, बड़े-बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उनको हटाना चाहिए, और एजुकेशन मिनिस्टर को इस पे देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है। तो छोटे-मोटे लोगों से तो कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि वो लोग तो कुछ नहीं करते हैं। मेरा ओपिनियन यही है। जी 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 जी। थैंक यू सो मच रंजना। हमारे पास चंद्रभाल तिवारी हैं। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये स्वयं अन अकेडमी जो एक कोचिंग सेंटर है, उस पर यूजीसी नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स को ये कोचिंग देते हैं, पढ़ाते हैं। तो चंद्रभाल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जैसे किसी भी विद्यार्थी का यदि पेपर अभी हुआ, और जिस विद्यार्थी के लिए पेपर लीक हुआ या उस पर किसी भी प्रकार की चीटिंग हुई, तो पेपर लीक तो हो गया। पेपर लीक हो गया, उन विद्यार्थियों को पकड़ भी लिया गया। लेकिन जिन अन्य विद्यार्थियों ने ठीक से पेपर दिया, उनके साथ जस्टिस कहाँ हुआ? पहला सवाल तो मेरा यह है आपसे। दूसरा सवाल ये है, चूंकि आप विद्यार्थियों को नेट के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं, 2-3 वर्षों से आप लगातार पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री आप पढ़ाते हैं, उस पर जो भी विद्यार्थी आते हैं वो किस उम्मीदों के साथ आते हैं कि हम यूजीसी नेट का पेपर देंगे, जेआरएफ निकालेंगे, इसके बाद में हम शोध में जाएंगे, शोध में अच्छा करेंगे, अच्छी फेलोशिप मिलेगी। उन उन विद्यार्थियों के उम्मीदों में कहाँ तक निराशाएं आती हैं, उनके परिवार वालों में कहाँ तक निराशाएं आती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनका कि 30 जो 30 वर्ष है वो होने वाला होता है। अगर मान लीजिए हम अभी सुनीता जी ने जो भी डेटा दिया, उसमें से 10, 15, 20 ही हम मान लें कि ऐसे विद्यार्थी इनरोल्ड हैं जो कि 30 इयर्स होने वाले हैं, या जो भी
जो भी 5 ईयर 3 इयर्स का डिफरेंट कैटेगरीज में रिलैक्सेशन है, या उस एज को क्रॉस करने वाले हैं, और सपोज दैट कि आगे आने वाले इस अटेम्प्ट के देने के बाद में उनके नेक्स्ट अटेम्प्ट में उनका वो टाइम ही नहीं बचता है, तो इस ओवरऑल मामले को आप किस प्रकार से देखते हैं? नमस्ते एवरीवन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं विकास भैया आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आज इस मंच पे आ सकें और अपना व्यू रख सकें। तो पहली बात तो ये जो आप लोगों ने बोला और जो आपने बताया कि हाँ, बच्चों पे क्या इसका असर पड़ता है और बच्चे कैसे इस चीज को, जैसे क्योंकि आपका पेपर, हाँ सॉरी, तो बच्चे जो इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने भी एग्जाम दिया, उनकी मना स्थिति कैसी रही होगी इस पेपर का न्यूज आ जाने के बाद से और सारी चीजें। सो पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि इस एग्जामिनेशन की एक यूनिकनेस है। Apart from other examination which happen, most of the examination they happen for job or something like that. This examination it basically creates us कि हाँ, हम रिसर्च की तरफ बढ़ रहे हैं, हम रिसर्च के लायक हो जाएं, फिर हम उस एलिजिबिलिटी को हम पा सकें जिससे हम आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें, या फिर हाँ मोस्टली हम किसी कॉलेज में हम पढ़ा सकें। तो ये आपका ये इस एग्जाम को लेने वाला विद्यार्थी मोस्टली जो है वो 70-80% विद्यार्थी ऐसा है कि वो जो अपने करियर का या अपने उम्र के उस पड़ाव पे होता है कि अब उसको करियर का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। वो अपने करियर के उस प्रेशर पे होता है कि हाँ, अगर अब नेट जो है उसने जो ले लिया है कि हाँ हमें अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या हमें ये नेट एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि वो ये उनका वो लास्ट ऑप्शन है। उन्होंने इससे पहले हाँ कुछ वनडे एग्जामिनेशन देखे हुए होते हैं या सिविल्स की तैयारी कर रहे होते हैं या कुछ भी है, वहां सबसे वो आके उनका ये रहता है कि अब हमें नेट निकालना है और ये हमारा लास्ट है, अगर इसमें नहीं होगा तो हम हमारे साथ दिक्कत है। और इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे, क्योंकि मैं क्लासेस से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और जैसे सुनीता मैम ने बताया कि मेनी ऑफ दे आर गर्ल्स। इनफैक्ट मेरे क्लास में मुझे लगता है 80 से 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी महिलाएं ही हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम वो 25 से ऊपर है। ओके, मेनी ऑफ देम दे आर इनफैक्ट 30+। और हम इंडिया एक ऐसी सोसाइटी में हम रह रहे हैं कि जिनके ऊपर उनके फैमिली की प्रेशर हो रखा है कि हाँ 25+ हो तो आप शादी कर लीजिए। कई ऐसी हैं कि वो शादीशुदा हैं और शादी के बाद अब उनके ऊपर प्रेशर है कि हाँ बच्चा हमारा, अब हमें फैमिली स्टार्ट करना है। किसी के साथ है कि हाँ बहुत नवजात शिशु है, बट वो कैसे भी टाइम निकाल के अपने फैमिली को बैलेंस करते हुए इस एग्जाम को भी दे रही है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अपनी चीजों को इस तरीके से, पर्सनल चीजों को, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे, अपनी पर्सनल चीजों को ऐसे बैलेंस करते हुए इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर हम मेल स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि मेल के साथ हमारा एक जो पेट्रियार्कल एक सोसाइटी है, ये सोसाइटी मानती है कि हाँ आप हैं तो आप प्रोवाइडर हैं, आपको जॉब चाहिए ही चाहिए। तो अब उसके ऊपर भी जो भी 27-28 के जो बच्चे हो चुके हैं, जिन्होंने हुआ कि हाँ हम यूपीएससी की तैयारी किया, हमने सिविल्स की तैयारी किया, हमारा नहीं हुआ, हम पीएचडी कर रहे हैं, हमारा पीएचडी में कहीं ना कहीं चलो कैसे भी इनरोलमेंट हो गया लेकिन हमको फेलोशिप नहीं मिल रही है, या हमें अगर हमारा पीएचडी नहीं हुआ तो चलो हम इसको नेट को क्वालिफाई कर लेते हैं, हम पीएचडी में हमारा हो जाए, हमें फेलोशिप मिलने लगी, तब कम से कम कुछ सहारा मिल जाएगा और हमें एक सामने दिख जाएगा कि हाँ हम करियर में कुछ कर सकते हैं। तो ये उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो ये एग्जामिनेशन ऐसा है कि जो भी तैयारी करते हैं, मुझे लगता है कि हम नीट को लेके बहुत ज्यादा जिस तरीके से हवा बनाते हैं कि हाँ बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है, टीनेज पे बहुत प्रेशर होता है, तो उसको कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने बच्चों से अगर बात करें तो सही हो सकता है, लेकिन ये जो एक एग्जामिनेशन होता है ये बहुत एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लेके आता है बहुत सारे लोगों को कि हमारी अब उम्र हो रही है और ये करियर डिफाइनिंग, ये लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट है, हमको ये एग्जाम निकालना है। तो उस कंटेक्स्ट में इस एग्जामिनेशन का ऐसे कैंसिल होना ये अपने आप में बहुत धक्का देता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। I was up late at night yesterday. I was getting messages and calls of so many students. In fact, they were calling me till late night at 2 AM, 3 AM. बहुत सारे लोगों के ऑडियो नोट्स आए, काफी बच्चे रोते हुए उन्होंने बोला कि सर ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, मैं थक चुका हूँ, 5 से 6 बार एग्जामिनेशन दिया, मेरा नहीं हो पाया, मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम दोबारा कैसे करें, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि जैसे आई गेस सुनीता मैम ने ही बात किया था कि ये जो एक क्रेडिबिलिटी का इशू है इस संस्था के साथ कि हाँ आप दोबारा जो एग्जाम कराएंगे वो एग्जाम भी सही से होगा या नहीं होगा, बच्चों में एक इस चीज की धारणा जाना, क्योंकि पिछले हम यूपी से हैं तो यूपी में शायद आपने सुना होगा आरओ का
पेपर भी अभी लीक हुआ था, उसके बाद आपका पुलिस का पेपर हुआ तो वो भी लीक हो गया, फिर उसके बाद अभी नीट के पेपर का बवाल चल रहा है, नेट के पेपर का हो गया। तो एक जो बच्चों के मन में जो क्रेडिबिलिटी है इस संस्था को लेके, इस एग्जाम को, जो भी एग्जाम्स आपके हो रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि आप बच्चों के मन में एक विश्वास पैदा कीजिए। परीक्षा चर्चा के साथ साथ जो बड़े बच्चे हैं, स्कूल के नहीं, हम लोग भी जो हैं, जो अपने करियर डिफाइनिंग मोमेंट पे हैं, उनको भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, उनकी बातों को भी ध्यान से रखा जाए। और कुछ चीजें जो आपके आई गेस धीरेश भैया बोल रहे थे कि हाँ, ये जो सिंगल एजेंसी को दिया गया है ये सारे पेपर्स का, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, जिसमें कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट एकेडमिया और लाइक एग्जाम में हो रहा है। एकेडमिया बहुत ज्यादा खुश नहीं है जिस हिसाब से नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है, जिस हिसाब से रिसर्च स्कॉलर्स उनको मिल रहे हैं और जिस हिसाब से वो प्रिपेयर्ड हैं। बहुत सारी जैसे अब इसको पीएचडी एंट्रेंस भी बना दिया गया है यूजीसी नेट का, तो यूनिवर्सिटीज की इंडिविजुअलिटी पे भी एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग रहा है। जनरलाइजेशन का जो इशू है, तो ये सारे इश्यूज तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है वो क्रेडिबिलिटी पे आया है। और बच्चे सच में बहुत परेशान है, और वो बच्चे जो इतना प्रेशर लेके इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यही रह गया है कि एक क्रेडिबल तरीके से एग्जाम कराया जाए। और एक और ये भी बात है, शायद आपका आई गेस समवन फ्रॉम साउथ इंडिया, शी वाज देयर, और उन्होंने ये उठाया कि हाँ, कितने बच्चों को लाइक नेट के या जेआरएफ के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उन्होंने 6% का बात किया, बट हम आपको बताते हैं, हम हर बार का रिजल्ट एनालाइज कर रहे हैं, 6% भी नहीं लिया जा रहा है। इस समय टोटल नंबर ऑफ जेआरएफ और नेट जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं वो 6% भी नहीं लिए जा रहे हैं। कैंडिडेट्स हर बार बढ़ते जा रहे हैं, 11 लाख से ज्यादा रजिस्टर हुए, 9 लाख से ज्यादा लाइक एडमिट हुए हैं, लेकिन आपका कैंडिडेट की संख्या जो है कि जिनको आप जेआरएफ दे रहे हैं, फेलोशिप अवार्ड कर रहे हैं, या जिनको आप नेट में ले रहे हैं, उनकी संख्या लगातार घट रही है। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है, उन्होंने इसको उठाया और ये सच इशू है, तो इस पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो एनटीए की बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमें एक एक करके कैटेगरिकल तरीके से इस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा इस समय उठा है उसकी क्रेडिबिलिटी, एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था के रूप में उसकी क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी है। और इस एग्जाम के होने से ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम के बाद सवाल उठे, इस एग्जाम से पहले भी, क्योंकि मैं लाइक इस एग्जाम से जुड़ा हुआ हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इसको 1-2 दिन पहले ही बच्चे मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम पे न्यूज वायरल हो रही है कि 2500 में पेपर हर सब्जेक्ट का बिक रहा है, इनको आप मैसेज टेलीग्राम पे करिए, वो आपको पेपर दे रहे हैं। तो बहुत सारे हुआ, आपका एडमिट कार्ड कई बच्चों का आया, एडमिट कार्ड में नाम उनके गलत आ रहे हैं, किसी बच्चे का कहीं कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में मिक्स करके किसी का नाम लिया जा रहा है, जो कि एक संस्था की सीरियसनेस को थोड़ा सा उस पर सवाल उठाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाता है। और फिर एग्जाम जो एक एंड मोमेंट पे आपने 24 आवर्स के अंदर ही आपने कॉम्प्रोमाइज एक वर्ड यूज करके उसको कैंसिल कर दिया, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो क्रेडिबिलिटी को सबसे पहले इसको एक स्टैब्लिश करना चाहिए। तो मेरा तो यही व्यू है भैया। जी जी जी, थैंक यू चंद्रभाल जी। हमारे साथ प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा, आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रतीक्षा, हाँ, आई थिंक हाँ, उनको आवाज नहीं जा रही है। श्रुति शिवा अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रुति शिवा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद कोई नेटवर्क इशू है। प्रतीक्षा और श्रुति शिवा ये लोग जुड़े हुए हैं, लोगों ने मैसेज किया था, कुछ बोलना है हमें। महेश सेलके जी, महेश सेलके, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 विकास जी। हाँ जी, महेश जी, मैं आपसे सीधा एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिस चंद्रभाल जी ने जो प्रश्न उठाया क्रेडिबिलिटी का। तो अब एनटीए में जी। क्रेडिबिलिटी जो स्थापित करेंगे वो तो स्थापित करेंगे स्कॉलर्स और स्टूडेंट ही, क्योंकि और तो कोई कुछ कंडक्ट दूसरे के लिए तो ये कराते नहीं। स्टूडेंट और स्कॉलर्स जो है, खास करके जो रिसर्च स्कॉलर, वो इसकी क्रेडिबिलिटी निर्धारित करेंगे और वही स्थापित भी करेंगे। अगर उन्हीं पर ही विश्वास नहीं, स्कॉलर और स्टूडेंट ही विश्वास नहीं, तो एनटीए में क्रेडिबिलिटी कैसे स्थापित होगी? महेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी, इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ जी। हाँ जी, अभी सिचुएशन ऐसी है ना कि लगातार रिपीटेडली कुछ ऐसा होने की वजह से और सामने आने की वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत खराब हो चुकी है। जी। और मुझे लगता है कि वो रिसर्च स्कॉलर्स ने भी और गवर्नमेंट ने भी बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने की जरूरत है, और खासकर रिसर्च स्कॉलर्स ने।
ऑर्गेनाइज तरीके से। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जब तक रिसर्चर आगे नहीं आएँगे, जैसे कि नीट के एग्ज़ाम में कुछ ऐसा नीट के स्टूडेंट्स को उन्होंने देखा और सुना और उनको कुछ सबूत मिले, तो उन सब लोगों ने एक ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से एक बड़ा मूवमेंट उन्होंने चलाया। तो ऐसे ही कुछ जो स्कॉलर्स हैं, उनको भी करने की ज़रूरत है। लास्ट सवाल बिल्कुल। मैं धीरेश को फिर से स्क्रीन पर लाना चाहूँगा। धीरेश, अच्छा, धीरेश लेफ्ट हो चुके हैं। तो मैं गणेशी लाल जी को स्क्रीन पर लाना चाहूँगा। गणेशी लाल जी, क्रेडिबिलिटी का जो सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको एनटीए कैसे स्थापित करेगी अगर स्टूडेंट ही नहीं इस पर विश्वास कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है ना कि एनटीए का ये जो एक छवि बन गई है इस समय, तो स्कॉलर्स को भी इकट्ठा होना चाहिए इसके लिए और स्टूडेंट्स को भी। और मैं तो इसको इस रूप में देख रहा हूँ कि अब देश भर में एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। हम लोग जेएनयू में रहते हैं और देखते हैं कि शिक्षा को लेकर के सरकार फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा लापरवाह है। और ये केवल नेट की या नीट की परीक्षा की बात नहीं है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अभी 2 साल से हायर एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है वो पेंडिंग है, उसको लेकर के कोई बातचीत नहीं हो रही है। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स बातचीत कर रहे हैं। एमपी में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ, वो 7 साल बाद हुआ। और इसके बाद बहुत सारे पेपर यूपी में, जैसे पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ का लीक हुआ, या जैसे बहुत सारे इस तरह के पेपर हैं। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जब आगे नहीं आएंगे, जब तक बोलेंगे नहीं, जैसे आज जेएनयू में है प्रोटेस्ट कॉल है और बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं शिक्षा मंत्रालय के पास जाकर के प्रोटेस्ट करेंगे कि ये चीज़ें। तो मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी एनटीए की, मुझे लगता है संस्थाओं को बदलने की ज़रूरत है। और जो धीरेश ने जो बात कही शुरू में कि ये जो एक तरह का केंद्रीकरण है ना, एक ही संस्था को बहुत सारे एग्जाम्स कराने की जिम्मेदारी देने की, यह अपने आप में समस्या यहाँ पर है। अगर एक ही संस्था इतनी सारी परीक्षाएं कराएगी तो उससे स्टूडेंट का भरोसा भी ख़त्म होगा और वो करा भी नहीं पाएगी। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी परीक्षा इस समय एनटीए सही तरीके से नहीं करा पा रही है। तो इस पर मुझे लगता है कि कुछ बड़े स्तर से काम करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को भी। और सरकार तो तभी करेगी मुझे लगता है जब स्टूडेंट इकट्ठा होंगे, नहीं शायद ये काम हो पाएगा। तो अलग अलग विश्वविद्यालयों में मुझे लगता है जितने जागरूक लोग हैं उन लोगों को, भले उसमें आप पॉलिटिक्स का सहारा मत लीजिए या कुछ वैसा मत करिए, लेकिन एकेडमिक तरीके से ही जब आप प्रोटेस्ट के लिए आप वो करेंगे तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ होगा। बिना इकट्ठा हुए शायद मेरी समझ में कुछ नहीं होने वाला है। जी, ठीक है। हमारे साथ नैना जुड़ी हुई है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से। नैना, आप विश्वसनीयता पर कुछ बोलना चाहते हैं? जी नैना जी, आपने यूजीसी नेट दिया भी है? जी विकास जी। जी 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 विकास जी, नमस्ते सभी को। अभी नीट की ही जैसे खबर आई कि उसमें धांधली हुई थी। अभी जब हम पेपर देने के लिए गए थे तो जिनका पेपर अच्छा गया, हम सबों का पेपर अच्छा गया था, और पेपर देने के बाद ही हमने ये कहा कि पेपर तो बहुत अच्छा गया है, कहीं ये पेपर लीक ना करवा दें, इस चीज़ का हमें भय था। और बहुत अच्छा पेपर देने के बाद सभी ने कहा कि सबके 90+ 80+ सवाल सही हुए हैं और जेआरएफ के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसी संशय में थे हम लोग कि शायद इस बार नहीं हो लीक पेपर, लेकिन 18 के बाद ही 19 तारीख को रात को ये खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है। तो ये बहुत ही दुखद है ये सबके लिए, जिस तरीके से अभी सभी युवा जो है सड़कों पर आ गए थे और सब जिस त्रासदी से गुजर रहे थे और जिस डिप्रेशन में जा रहे थे। अभी जिस तरीके से एक सीनियर ही हमारी थी, वो कह रही थी कि मेरी एज तो जुलाई में 32 हो जाएगी, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ फिर से देने के लिए। वो बहुत एकदम परेशान थी और कह रही थी कि पता नहीं मैं इस बार पेपर दे पाऊंगी कि नहीं। कितने लोग ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं और तमाम घटनाएं जो ऐसी होती है इन्हीं के कारण होती है। तो ये बहुत ही
सोचने वाली बात है। और ये जो धीरेश ने कहा कि एनटीए को जो सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है, अगर ये जिम्मेदारी किसी और को भी दी जाती है तो क्या गारंटी है कि वे पेपर लीक नहीं करवाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अभी इतनी आसानी से पेपर लीक हो रहे हैं। केवल ये एनटीए की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे परीक्षाएं हैं जो आसानी से ये लीक हम देख रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो जो भी जिम्मेदारी ले उसमें अगर सख्ती से नहीं काम की जाएगी तो ये बहुत समस्या की बात है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि कुछ भी हो आगे के लिए सही हो, और उम्मीद तो यही है कि कुछ सही कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि इतने पेपर्स लीक हो रहे हैं, शायद कुछ बेहतर किया जा सके इस क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। हमारे साथ अनीता किराड़ी जी हैं। अनीता, आप हमें सुन पा रहे हैं? अनीता किराड़ी जी। अंकित, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो मैं लास्ट करूंगा सुनीता जी से। सुनीता जी, आने वाला जो पेपर है तो उस पर आप किस प्रकार से क्या उम्मीद करते हैं, और क्या आगे आने वाले समय में भी एनटीए अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित कर पाएगा या रहेगी? जी सर, जैसा कि अभी कुछ ही मिनट पहले, 4 मिनट पहले एक आया है मैसेज हमको, दैट इज ऑफ एनटीए एजेंसी। Clearly they are saying that they will be conducting the fresh exam and whatever it was done, it was being handed over to the CBI। ये तो हमको भी मालूम है। ये जो फ्रेश एग्जाम का बात कर रहे हैं, मैं अभी भी वही पूछना चाहूंगी जैसा कि आप जानना चाहते हैं सर। फ्रेश एग्जाम कंडक्ट करवाया, नाउ वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड, चलो ठीक है एक बार और एग्जाम दे देते हैं, but again if it will be happening, then what would be the chances? Do they will declare all the student will be qualified? अगर ऐसा है तो फिर आप एग्जाम के लिए बोलो। अदरवाइज इफ यू वांट टू कंडक्ट द एग्जाम्स, मेक श्योर दैट शुड नॉट हैपन अगेन। इसका एक श्योरिटी तो लेना ही चाहिए। Otherwise, if it is not manageable by the NTA, kindly hand over to the someone else who can take care of this properly, instead of wasting your time, our time। सर, आपने जैसा शुरुआत में बोला था, कुछ बच्चों को पकड़ के दिखा भी देंगे वो कि इनकी वजह से हुआ है, बट इसमें जो बाकी लोग सफर कर रहे हैं उनका क्या? तो बेटर है इफ यू आर कंडक्टिंग द फ्रेश एग्जाम, मेक इट वेरी हाईली श्योर कि इफ यू आर कंडक्टिंग, इधर इट शुड नॉट बी लीक्ड आउट। आप जो टाइम पेपर का ये श्योरिटी दे रहे हैं कि ये दोबारा नहीं होगा, या फिर इसमें जो चेंजेस, जो भी चेंज करके आप पेपर जैसे भी लेना चाह रहे हैं, मेक श्योर दैट इट शुड नॉट इम्पैक्ट अगेन मेंटली, फिजिकली एंड हेल्थ। ये सबसे ज्यादा अहम प्रॉब्लम सर एनटीए का एग्जाम का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनटीए एग्जाम जो है इमोशनली अटैच्ड है। ऐसा एग्जाम नहीं है 10th 12th का दिया, एग्जाम में पास हुए नहीं तो फिर वी हैव एन अदर ऑप्शन। It is emotionally attached. It is not about the candidate who is giving the exam. It is all about the candidate का family which is behind them. NTA का एग्जाम क्लियर हुआ, कभी तक देना है, कभी क्वालिफाई होगा, और लास्ट फैमिली का जब भी कॉल आता है, it is like that पेपर ही लीक हो गया। It means what criteria you are setting in the mind of the people, those who are residing here, उनके दिमाग में यही होगा कि बताओ टीचरों का ही एग्जाम लीक हो रहा है and we are creating the future। Yes sir, तो better I will suggest कि being a teacher you need to show that yes we are teacher, we are making the future। ये जो हम कर रहे हैं लीक हो रहा है, टीचर्स का पेपर लीक होना, it is somewhere showing that you are not managing the education system properly। Thank you sir। जी जी जी। अब मैं लास्ट क्वेश्चन चंद्रभाल से अंत करूंगा, जो चूंकि बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कह दी सुनीता मैम ने कि अब जब टीचर्स का ही पेपर लीक हो रहा है तो बच्चे सोचेंगे कि ये जो सर है हमारे पता नहीं हो सकता है लीक पेपर वाले हों। तो वही जी सर, जरूर सर। जी चंद्रभाल, कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं सर, मैम ने बहुत अच्छी बात ये उठाई कि ये जो क्रेडिबिलिटी, जैसे हमने बात किया था एनटीए के लिए, तो क्रेडिबिलिटी पूरा एग्जाम का एक जो सैंक्टिटी होता है, ये एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है। किसी भी सब्जेक्ट का अगर हम देखें तो उस सब्जेक्ट का सबसे जो टॉप का अगर हम एग्जाम मानेंगे तो वो नेट का होता है। इसके बाद एक रिसर्चर आप बनते हैं, आप टीचर
बनते हैं, और टीचर भी आप ऐसा नहीं किसी स्कूल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप लाइक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, There तो is a obviously vast ये difference between the school level to the college level. एग्जैक्टली And if the college level paper will going to be a leak out, sir, what criteria we are setting in the mind of a people? एग्जैक्टली तो वो सैंक्टिटी, जो एग्जाम की सैंक्टिटी है, उस पे तो बहुत बड़ा डाउट हो रहा है। और जहाँ पे हम ये बात करें कि हाँ, हमें अच्छी रिसर्च हमें नहीं मिल रही है, अच्छी रिसर्चेज होनी चाहिए, हमारे देश में होना चाहिए, हम रिसर्च इंडेक्स में हमें आगे आना चाहिए, हमारे जो स्कॉलर्स हैं OH इंडेक्स, I10 इंडेक्स में उनका नाम होना चाहिए, उनकी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आप अगर इस तरीके से आप जो एक, जैसे हम बोलते हैं वो गेटवे एग्जाम है, इसके बाद ही लोग इस सब के बारे में सोचते हैं, उसी एग्जाम में जहां से एंट्री हो रही है वहीं पे आप इस तरीके से अगर धांधलियां होगी तो सैंक्टिटी पे बात तो उठेगी। तो सुनीता मैम ने बहुत अच्छी बात की है, तो मैं भी इससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 4:30 बजे हम लोगों ने फिर से एक सेशन रखा है, और उसमें हम उन पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं जो कि इसमें पेपर दिए हैं और जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। इस पर हमने केवल IRSA के जो मेंबर हैं, केवल हमने उनको इनवाइट किया है इसमें। तो 4:30 बजे से फिर हम एक सेशन इस पर रख रहे हैं। तो अब इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं, और 4:30 बजे वाले सेशन में फिर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते सर जी, नमस्ते सबको, धन्यवाद।